हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करें 2025 का पेपर 2। इसमें भी हम 20 एमसीक्यू करेंगे। देखिए, ये एमसीक्यू आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं आगे आपका जो अपकमिंग एग्ज़ाम है सीबीएसई 2026 का। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, द मॉनेटरी पॉलिसी इज फॉर्मुलेटेड बाय द डैश इन द इंडियन इकोनॉमी। हाँ, मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? ऑफ कोर्स हमारा सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक आरबीआई। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू बी कंसीडर्ड व्हाइल एस्टिमेटिंग रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट होता क्या है? एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट्स, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स होता है रेवेन्यू डेफिसिट। तो अब आपको देखना कौन कौन सा पार्ट रेवेन्यू डेफिसिट या रेवेन्यू रिसीट का है और कौन सा नहीं है। ए ऑप्शन, वेजेस एंड सैलरीज पेड बाय द गवर्नमेंट, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो ये तो इंक्लूड होगा रेवेन्यू डेफिसिट में। इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इंक्लूड होगा। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, ये रेवेन्यू रिसीप्ट है ना, ये रेवेन्यू रिसीट है। उसके बाद एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर, ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू डेफिसिट का पार्ट नहीं होगा। क्लियर। Question number 3. In the Keynesian economics, that starts from the origin and is always drawn at an angle of 45 डिग्री। आपने देखा था ये जो 45 डिग्री की लाइन होती है इसे क्या बोलते हैं? रेफरेंस लाइन। इसे क्या बोलते हैं? रेफरेंस लाइन। क्वेश्चन नंबर 4, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एजर्शन, इन केस ऑफ पब्लिक गुड्स नो वन कैन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम एंजॉइंग द बेनिफिट। बिल्कुल, पब्लिक गुड्स वही होते हैं जो नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवलरस हो। रीजन, पब्लिक गुड्स आर नॉन राइवलरस एंड नॉन एक्सक्लूडेबल इन नेचर। जो ऊपर बताया वही रीजन में लिखा है, इसका मतलब बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 5, वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट ये क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, एक तो ये हो गया। और क्या हो सकता है? जितनी भी क्वांटिटी प्रोड्यूस करी है, जैसे क्यू क्वांटिटी प्रोड्यूस करी है और उनका जितना प्राइस है, तो क्यू इंटू पी। डोमेस्टिक सेल्स, भाई इसमें एक्सपोर्ट भी तो आएंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट में, जितना भी आपने प्रोडक्शन किया है, राइट। तो ये गलत हो गया। सेल्स माइनस चेंज इन स्टॉक नहीं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। वैल्यू ऑफ आउटपुट तो आना ही था, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट और क्या होता है? नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू प्राइस पर यूनिट, ये भी होता है। इसका मतलब थर्ड एंड फोर्थ इज द राइट आंसर। थर्ड एंड फोर्थ इज द राइट आंसर। Clear? Question number 6. Suppose for an economy, autonomous consumption stands at rupees 100 crore and total consumption is 130 crore. What is the value of induced consumption? आपको पता है C is equals to C bar plus BY होता है। ये ऑटोनॉमस कंजप्शन है, ये इंड्यूस कंजप्शन। टोटल कंजप्शन कितना है? 130। ये हो गया 100 जमा में BY। आपसे इंड्यूस कंजप्शन पूछे, 100 इधर घटा में आया, कितना आ गया? 30। कितना आया? 30। Clear? Question number 7. As the banker to the bank, Reserve Bank of India performs all the functions except banker to the bank. बैंकर टू द बैंक मतलब कमर्शियल बैंक्स, इन सारे बैंक्स का बैंकर होने के नाते आरबीआई कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है, एक को छोड़कर? परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ जनरल पब्लिक, मेंटेनिंग करेंट अकाउंट फॉर कमर्शियल बैंक्स, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स, फैसिलिटेटिंग गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन्स। अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ जनरल पब्लिक, ये ऑन बिहाफ ऑफ जनरल पब्लिक नहीं, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट होता है पहली बात तो। और ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे कर रहे हैं ना, तो ये आंसर नहीं होगा। बी सी एंड डी आर द राइट आंसर। तो उन्होंने हमसे इनकरेक्ट पूछा था, मतलब कौन सा फंक्शन नहीं है, तो ए इज़ नॉट द फंक्शन। पहली बात तो ये ऑन बिहाफ ऑफ जनरल पब्लिक नहीं, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए था। और दूसरी बात, ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे हो रहा है, एज अ बैंकर टू द बैंक नहीं हो रहा, ठीक है। अगर यहाँ पर गवर्नमेंट भी लिखा होता तो भी यही आंसर होता, क्योंकि ये गवर्नमेंट के लिए हो रहा है, ना कि बैंकर्स। बैंकर टू द बैंक मतलब बैंकों को वो क्या क्या फैसिलिटी देता है आरबीआई,
क्या क्या उनके लिए काम करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, assertion: if the value of marginal propensity to save is 0.5 and the marginal propensity to consume will be equals to marginal propensity to save, बिल्कुल MPC प्लस MPS कितना होता है 1। अगर MPS 0.5 है तो MPC भी कितना हो गया 0.5, दोनों बराबर हो गए। सम ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी, ये बात भी बिल्कुल सही है ना। तो और ये इसको एक्सप्लेन भी करे, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 9, द बजट अंडर विच द गवर्नमेंट में स्पेंड एन अमाउंट इक्वल टू द रेवेन्यू, इट इज़ कॉल्ड, वो बजट जहाँ पर गवर्नमेंट रेवेन्यू में स्पेंड एन अमाउंट इक्वल टू द रेवेन्यू, मतलब खर्चा और आपका जो पास जो पैसा आ रहा है, रेवेन्यू जो आ रहा है वो बराबर है, तो ऐसे बजट को क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड बजट। क्या बोलेंगे ऐसे बजट को, बैलेंस्ड बजट। अच्छा, सरप्लस बजट किस कौन सा होगा, जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो, और डेफिसिट बजट कौन सा होगा, जिसमें एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से ज़्यादा हो। क्लियर। Question number 10. To arrive at the value of equilibrium level of income, there must exist an equality between ex ante dash and ex ante dash. To arrive at the value of equilibrium level of income, there must exist an equality between ex ante, देखो इक्विलिब्रियम पर किसके बीच में होना चाहिए, एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड एंड एक्स एंटे एग्रीगेट सप्लाई, ये बात बिल्कुल सही है। और एक्स एंटे सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी तो सही है ना। एस बराबर आई, दोनों प्लान्ड है, और ए डी बराबर ए एस, प्लान मतलब कि एक्स एंटे, तो बोथ आर ट्रू, फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक। क्वेश्चन नंबर अब हम आते हैं 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18, डैश ऑफ एग्रीकल्चर रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर द सेल इन द ओपन मार्केट रेदर देन फॉर सेल्फ कंजप्शन। क्या है ये मतलब ये क्या बात हो रही है, यहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो सेल के लिए किया जा रहा है, ओपन मार्केट में बेचने के लिए, ना कि खुद के खाने के लिए। तो वो कैसी सेल है, वो कैसी एग्रीकल्चर है, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है ना। कमर्शियल कर दिया आपने, मतलब अब आप अपना खाने के लिए नहीं उगा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, पैसा कमाने के लिए, मार्केट में बेचने के लिए उगा रहे हो। क्लियर। क्वेश्चन स्टेटमेंट 1, क्वेश्चन नंबर 19, स्टेटमेंट 1, इन 1978 कॉम्यून लैंड्स वर डिवाइडेड इनटू स्मॉल प्लॉट्स टू द इंडिविजुअल हाउस होल्ड फॉर कल्टिवेशन, बिल्कुल सही बात है ना। पहले कॉम्यून लैंड बनाए गए थे, उसके बाद 1978 में उनको स्मॉल प्लॉट्स में डिवाइड करके लोगों को दे दिया गया था। अंडर कॉम्यून सिस्टम प्रोफेशनल वर सेंट टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम द कंट्री साइड। कॉम्यून सिस्टम के अंदर प्रोफेशनल्स वर सेंट टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम द कंट्री साइड, नहीं, कॉम्यून सिस्टम के अंदर थोड़ा ना भेजा था। अब ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे किस सिस्टम में प्रोफेशनल्स को भेजा था कंट्री साइड में वर्क एंड लर्न करने के लिए। अब हमने क्लास में पढ़ा भी है, यू हैव टू टेल। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट एम्फेसाइज द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अटेनमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी, disseminates information regarding emerging technologies। क्या लग रहा है आपको, इसका आंसर क्या होगा। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने के लिए इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अटेनमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी, उसके लिए भाई इंफॉर्मेशन आप कहोगे इसमें टेक्नोलॉजी की क्या ज़रूरत है। हरित क्रांति याद करो, ग्रीन रिवॉल्यूशन, वो टेक्नोलॉजी का ही तो पार्ट है ना। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स कैसे बने थे, टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो ये भी सही है। डिससेमिनेट्स मतलब कि बांटना, इंफॉर्मेशन आगे पहुंचाना, रिगार्डिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये बात भी बिल्कुल सही है। ये काम भी किसका है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का, तो डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एजर्शन और रीजन का एजर्शन। अंडर द लैंड रिफॉर्म्स इंडियन गवर्नमेंट फिक्स द मिनिमम लैंड साइज विच कुड बी ऑन बाय एन इंडिविजुअल। मिनिमम नहीं मैक्सिमम, है ना। क्या था, मैक्सिमम, कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता लैंड। तो एजर्शन इज़ फॉल्स। अगर एजर्शन फॉल हो गया तो रीज़न अपने आप ट्रू है। एजर्शन इज़ फॉल्स, रीज़न इज़ ट्रू, फिर भी रीज़न पढ़ लेते हैं। द पर्पज ऑफ लैंड सीलिंग वाज टू अवॉइड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैंड ऑनरशिप इन फ्यू हैंड्स, बिल्कुल सही बात है। लैंड सीलिंग क्यों थी, क्यों लाई गई थी, ताकि जो लैंड का कॉन्सेंट्रेशन है वो
कुछ ही हाथों में ना रह जाए। क्वेश्चन नंबर 22, डैश आर द पीपल हु ऑपरेट देयर ओन फार्म्स या एंटरप्राइजेज। अपना ही काम है उनका, तो वो क्या कहलाते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड। क्या कहलाते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड। क्वेश्चन नंबर 23, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इज अ पर्पस दैट इन्वॉल्व द डैश ऑफ द एग्रीकल्चरल कमोडिटी। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या इंक्लूड होता है? प्राइवेटाइजेशन, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग या ग्रेडिंग। तो प्राइवेटाइजेशन नहीं आएगा, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग और ग्रेडिंग आएगा, है ना। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, डी इज द राइट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 24, डैश इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट एजुकेशन एंड हेल्थ आर इंटीग्रल टू द ह्यूमन वेलबींग। इनमें से ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन चारों में से कौन इस आइडिया पे बेस्ड है कि एजुकेशन और हेल्थ ह्यूमन वेलबींग का एक इंटीग्रल पार्ट है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट। क्लियर? क्या आएगा आंसर? ह्यूमन डेवलपमेंट। इन द रिसेंट ईयर ऑल द एडल्ट्स आर एनकरेज टू ओपन बैंक अकाउंट एज अ पार्ट ऑफ स्कीम। भी कौन सी स्कीम के तहत सबको बोला कि अपना अकाउंट खुलवाओ, अकाउंट खुलवाओ? जनधन योजना, जनधन योजना। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, द गिवन चार्ट इंडिकेट द प्रॉब्लम ऑफ डैश इन द इंडियन इकोनॉमी पोस्ट 1992 एंड 1990 टू 1992। ये क्या दिख रहा है? ऊपर वाला क्या? जीडीपी। ये है एम्प्लॉयमेंट। आपको दिख रहा है जीडीपी तो बढ़ गया लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा। तो ये क्या दिखा रहा है? जॉबलेस ग्रोथ। ये क्या दिखा रहा है? जॉबलेस ग्रोथ। द सिचुएशन अंडर विच एन एम्प्लॉयमेंट एन इकोनॉमी अटेन्स इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट कॉरस्पॉन्डिंग राइज इन एम्प्लॉयमेंट इज नोन एज जॉबलेस ग्रोथ। यहाँ से आपको जॉबलेस ग्रोथ की डेफिनेशन भी मिल गई, इसको आप लर्न करेंगे अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। Environmental concerns of waste generation and pollution have become critical due to reversal of demand and supply relationship. देखो वो क्या कह रहे हैं? environmental concerns of waste generation and pollution have become critical due to reversal of demand and supply relationship. देखो अब क्या हो गया है? रिवर्सल का क्या मतलब है यहाँ पे? पहले क्या था? सप्लाई ज़्यादा थी, डिमांड कम थी, लेकिन अब डिमांड ज़्यादा हो गई, सप्लाई कम हो गई है, तो इस वजह से वेस्ट ज़्यादा जनरेट हो रहे हैं और पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। तो स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू। स्टेटमेंट 2 देखिए, एनवायरमेंटल क्राइसिस हैपन्स व्हेन द रेट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन इज लेस देन दैट ऑफ द रीजनरेशन ऑफ रिसोर्सेज। एनवायरमेंट क्राइसिस कब होता है? जब रिसोर्स एक्सट्रैक्शन कम है, रीजनरेशन से नहीं, उल्टा लिखा है, रीजनरेशन ज़्यादा होता री एक्सट्रैक्शन से, राइट। तो स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। आई होप ये 20 क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।